नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। 4 दिसंबर 2021 इस साल का सबसे आखिरी और साल के अंत में लगने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में आज हम बात करेंगे। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, भारत में कहीं भी ये विजिबल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सूर्य ग्रहण तो लगेगा ही। ऐसा नहीं है कि अगर भारत में विजिबल नहीं है तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। कम या ज्यादा सभी लग्न राशियों पर या सभी चंद्र राशियों पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। और आज उन सभी 12 राशियों पर इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा, इस पर बारी बारी से हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसके अलावा यदि आप दोस्तों मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप के जरिए कंसल्टेशन टाइप करके लिख करके भेज दीजिए, तो आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको प्रति उत्तर में भेज दी जाएगी। उसके बाद आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in, तो आप हमारी वेबसाइट के जरिए भी हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया 4 दिसंबर को, यानी कि ठीक अब से 4 दिन बाद सूर्य ग्रहण लगेगा और वृश्चिक राशि में यह सूर्य ग्रहण लगने वाला है। भारत में यह बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा जिन कंट्रीज में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा उनमें मुख्य तौर पर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नामीबिया, इसके अलावा प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण के बारे में आपको एक विशेष बात और बता दूं कि सूर्य ग्रहण जब भी लगता है तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव जो है कम से कम अगले 45 दिन तक और अधिक से अधिक 3 महीने तक इसका प्रभाव बना रहता है। मेदिनीय ज्योतिष के मुताबिक, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इसका प्रभाव कई आचार्यों ने आगामी 6 महीने तक भी माना है, लेकिन कम से कम 45 दिन तक सूर्य ग्रहण का प्रभाव अवश्य ही देखने में आया है। और यहां पे एक विशेष बात और मैं बताना चाहूंगा कि न सिर्फ 4 दिसंबर को सूर्य ग्रहण लगने वाला है, ठीक इसके एक दिन के पश्चात 5 दिसंबर से लेकर के आगामी 24 अप्रैल 2022 तक, नोट कर लीजिए, 5 दिसंबर से लेकर के आगामी 24 अप्रैल 2022 तक आकाशीय मंडल में काल सर्प योग भी बनने वाला है। और यह काल सर्प योग साधारण नहीं है दोस्तों। आपको याद होगा, जो भी श्रोता, जो भी व्यक्ति मेरे चैनल से पुराने जुड़े हैं, तो आपको याद होगा कि 2020 में और उसके बाद भी मैंने कोरोना काल के ऊपर कई सारे वीडियोस डाले और उन सभी वीडियोस का डिस्क्रिप्शन आपको आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियोस का आपको लिंक मिल जाएगा। और मैंने अपने उस विश्लेषण में बताया था कि आपको याद होगा जब कोरोना ने चाइना में नवंबर 2019 के प्रथम सप्ताह में दस्तक दी थी और देखते ही देखते चाइना में इसने अपना विकराल रूप धारण कर लिया, तब हम लोग बाहर बैठे हंस रहे थे। हमारे पास कुछ एक वीडियोस भी आते थे, लेकिन हमने इसको संजीदगी से नहीं लिया, हमने सीरियसली नहीं लिया। देखते ही देखते आपको याद होगा
इतवार का दिन था, शायद 22 या 23 मार्च का दिन था। 22 या 23 मार्च 2020 को भारत में लॉकडाउन लगा था। डेट्स नोट कर लीजिए। और उन दिनों आकाशीय मंडल में काल सर्प योग बना था। और विशेष बात यह है कि नवग्रह नहीं, पूरे के पूरे 10 ग्रह, पूरे के पूरे 10 ग्रह राहु और केतु की गिरफ्त में आ गए थे। कौन कौन से 10 ग्रह? सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, बुध, शुक्र, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। ये सारे के सारे 10 के 10 ग्रह राहु और केतु की गिरफ्त में आ गए थे। आप चाहे तो गूगल कर लीजिए, आप चाहे तो उस तारीख, उन तारीखों की कुंडली बना करके देख लीजिए, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और वह स्थिति दोबारा फिर बनी थी 2021 में, उसका भी वीडियो मैंने बनाया था। 2021 में वह स्थिति फिर बन गई थी। एक बार फिर 2021 में जब कोरोना की दूसरी या तीसरी लहर आई थी, तब भी आकाशीय मंडल में वापस काल सर्प योग बन गया था। और अब यह काल सर्प योग 5 दिसंबर से लेके आगामी 24 अप्रैल 2022 तक फिर से बनने जा रहा है। और 10 के 10 ग्रह इस काल सर्प योग की चंगुल में फंसने वाले हैं। यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, बुध, शुक्र, शनि और यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, ये राहु और केतु के चंगुल में, नागपाश में फंसने वाले हैं एक बार फिर से। और 14 दिसंबर से पूर्ण डिग्री वाइज यानी अंशात्मक रूप से काल सर्प योग बन जाएगा। और इसमें भी काल सर्प में जो पीक समय होगा, अब देखिए इसमें क्या होगा, काल सर्प में क्या होगा, आपका वापस कोरोना सर उठाएगा। और वैसे भी आजकल न्यूज आप देख ही रहे हैं, ओमिक्रॉन नाम का एक नया वेरिएंट आ चुका है और इसे काफी खतरनाक बताया जा रहा है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि जो पहले जब सबसे प्रथम बार जब कोरोना आया था, तब हमारी तैयारी नहीं थी। सरकार की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से कोई तैयारी नहीं थी, पहले से कुछ भी हमें मालूम नहीं था। लेकिन अब इस बात को 2 साल बीत चुके हैं, अब हम लोग सजग हो चुके हैं, अब हमारी तैयारी हो चुकी है। अब मैक्सिमम लोग जो है वैक्सीनेट हो चुके हैं, मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि जो यह कोरोना का चौथा या पांचवा जो भी इसकी वेव आ रही है, आप इसको जितनी कोई भी संख्या दे सकते हैं, चौथी वेव, पांचवी वेव, छठी वेव, या कोरोना का जो भी ये नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, ये बच्चों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि बच्चों को अभी तक वैक्सीनेट नहीं किया गया है। बच्चों की ना तो वैक्सीन बनी है और ना ही बच्चों को वैक्सीनेट किया गया है। बड़े बुजुर्गों को वैक्सीनेशन लग चुका है युद्ध स्तर पर, लेकिन बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं लगा है। तो बच्चों के मामले में आपको सतर्क रहना होगा, सजग रहना होगा, क्योंकि अब ये कोरोना धीरे धीरे अपना सर उठाएगा। और देखिए, मैंने पिछले वीडियोस में भी हमेशा से कहा, जितनी भी बीमारियां आई, आप पिछले 100 साल 200 साल का इतिहास देख लें, जितनी भी बीमारियां आई वो कभी भी नहीं गई। एड्स कभी नहीं गया, सार्स कभी नहीं गया, इबोला कभी नहीं गया, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, पोलियो, जितनी भी बीमारियां हैं ये कभी नहीं गई। कोरोना भी कभी नहीं जाएगा। इस बात को जितनी जल्दी आप समझ लें उतना ही बढ़िया। हां, इससे लड़ने की क्षमता, जिस प्रकार अन्य बीमारियों से लड़ने की क्षमता हम में पैदा हुई है, जिस प्रकार अन्य बीमारियों का टीकाकरण हो चुका है, अन्य बीमारियों की मेडिसिन्स आ चुकी हैं, ठीक वैसे ही कोरोना की भी मेडिसिन आ चुकी है। और आपको याद होगा मेडिसिन कब आएगी, इस पर भी मैंने पूर्व में ही एक वीडियो बनाया था, जो अक्षरक्ष बिल्कुल सही साबित हुआ। तो जितने भी पुराने लोग मेरे इस चैनल से जुड़े हैं उनको मालूम है जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सही कह रहा हूं।
और अब ये दोबारा से कोरोना सर उठाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार हमारी तैयारी पूर्ण है, हम सजग हैं, सतर्क हैं, हम वैक्सीनेटेड हैं। लेकिन बच्चों के मामले में अभी भी आपको सावधानी रखनी होगी। तो आपसे निवेदन है, कृपया आप जो है सरकार के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन कीजिए। बच्चों को कम से कम बाहर निकालिए। बच्चों को अभी 3-4 महीने के लिए बाहर मत निकालिए। हो सके तो आप उनको हमेशा बार बार उनको हैंड सैनिटाइज करने के लिए प्रेरित करें, बार बार उनको हाथ धोने के लिए प्रेरित करें, और उनको मास्क तो बिल्कुल भी उतारने ना दें, खास करके बच्चों के लिए। तो ये चीजों का आपको खास ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों, जो ये सूर्य ग्रहण है, अब हम इस पर बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे कि सूर्य ग्रहण जैसे कि मैंने बताया वृश्चिक राशि में बनेगा, और वृश्चिक राशि के अंतर्गत कौन कौन सी जो प्रदेश हैं वो आते हैं। तो वृश्चिक राशि के अंतर्गत सीरिया, ब्राजील, वॉशिंगटन मुख्य रूप से, और इसके अलावा भारत के शहरों में से सूरत और दिल्ली, ये जो हैं मुख्य रूप से इस राशि के अंतर्गत पड़ते हैं। अब हम बारी बारी से बात करेंगे कि सभी लग्न राशियों के लिए या चंद्र राशियों के लिए इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेष लगन और मेष राशि दोनों के लिए यह फल बता रहा हूं। आप यदि आप मेष लगन के जातक हैं या मेष राशि के, तो आप ये गोचर फल या सूर्य ग्रहण का ये जो फल है लगन और राशि दोनों से देख सकते हैं। तो मेष लगन अथवा मेष राशि से सूर्य ग्रहण लगेगा अष्टम भाव में। अब देखिए, ग्रहण का सीधा साधा शाब्दिक अर्थ है ग्रसित कर देना, खराब कर देना। जिस भी भाव में ग्रहण लगेगा उसके फल को खराब कर देगा। तो मेष लगन और मेष राशि से अष्टम भाव में यह ग्रहण लगेगा। तो अष्टम भाव है चोट का, दुर्घटना का, बाधाओं का, चुनौतियों का, कठिन परिस्थितियों का, राजदंड, जुर्माना, वाद विवाद, झगड़े, कोर्ट कचहरी, ये सभी अष्टम भाव से देखे जाते हैं। तो मेष लगन और मेष राशि वालों के लिए आगामी 45 दिन कम से कम मिनिमम आपको सचेत रहना होगा, ध्यान रखना होगा, और इसके लिए क्या उपाय करना है वो भी आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। क्योंकि सभी 12 लग्न राशियों के लिए या सभी 12 चंद्र राशियों के लिए केवल एक ही उपाय कारगर रहेगा, और हो सके तो उस उपाय को जरूर कीजिएगा। तो आपके लिए ये जो समय है बढ़िया नहीं है। आपके अष्टम भाव में ग्रहण लगने वाला है, तो जाहिर है आपको चोट, दुर्घटना, स्वास्थ्य हानि, धन हानि, जुर्माना, दंड, कोर्ट कचहरी, शत्रु भय, ये सभी आपको परेशानी दे सकते हैं मेष लगन व मेष राशि के लिए। और इसके अलावा दोस्तों, मेष लगन पाकिस्तान का भी है, तो पाकिस्तान के लिए भी अष्टम भाव में यह योग बनेगा। अब अष्टम भाव में पाकिस्तान का जो यह योग बनेगा, तो सरहद पर तनाव पैदा होगा। अब जाहिर है मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ सबसे जो हमारा जो भारत की जो सरहद है सबसे लंबी सरहद है, और इसके अलावा पाकिस्तान और हमारा 36 का आंकड़ा भी है। तो पाकिस्तान के साथ हमारा तनाव जो है और ज्यादा बढ़ेगा। इसके अलावा पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में भी दिक्कत और परेशानियां पैदा होंगी, और पाकिस्तान के किसी शीर्ष नेता पर भी खतरा मंडरा रहा है। यानी पाकिस्तान के किसी शीर्ष नेता के बारे में दुखद समाचार भी मिल सकता है। वृषभ लगन या वृषभ राशि, वृषभ लगन या वृषभ राशि से ग्रहण बनेगा सप्तम भाव में। अब सप्तम भाव दोस्तों पार्टनर का है, तो पार्टनर की सेहत व स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालेगा। और इसके अलावा सप्तम भाव दांपत्य सुख का है, तो दांपत्य सुख में कमी, विवाह कार्यों में अड़चने। सप्तम भाव जो है ऑपोजिशन का है, विरोधियों का है, शत्रुओं का है, तो विरोधी शत्रु आपको परेशान करेंगे। कोर्ट कचहरी मामलों में आपको दिक्कतें बढ़ सकती हैं, आपके फॉरेन अफेयर्स बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा वृषभ लगन जो है ये भारत का लगन है,
और भारत की लगन राशि से सप्तम भाव में ग्रहण योग लगने वाला है। तो अब वही चीजें कि भारत के लिए क्या फल होगा। भारत के लिए विरोधी आपको परेशान करेंगे, शत्रु परेशान करेंगे, युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे, किसी किसी क्षेत्र में विद्रोह की भावनाएं भड़केंगी। जैसे मैंने बताया कि वृश्चिक राशि सूरत और दिल्ली को रिप्रेजेंट करती है, तो सूरत या दिल्ली जैसे क्षेत्रों में आपको इस प्रकार की घटनाएं, हिंसक घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। मिथुन लगन की बात करें तो मिथुन लगन से भी छठे भाव में ग्रहण योग बनेगा। अब छठा भाव है रोग का, यानी मिथुन लगन, मिथुन राशि वालों के लिए रोग की वृद्धि। छठा भाव है ऋण का, ऋण की वृद्धि, कर्ज बढ़ेगा। छठा भाव है शत्रु का, तो शत्रु भय, शत्रुओं से परेशानी होगी। छठा भाव है नौकरी का, नौकरी में दिक्कत और परेशानी, नौकरी जा भी सकती है। तो इस प्रकार से मिथुन लगन और मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहण योग का फल रहेगा। कर्क राशि की बात करें, कर्क राशि, कर्क लगन वालों के लिए पंचम भाव में यह युति योग बनने वाला है। पंचम भाव में ग्रहण लगने वाला है। पंचम भाव है संतान का, तो संतान के लिए यह ग्रहण अशुभ फलदायी रहेगा। संतान के प्रति कोई ना कोई चिंता, कष्ट, परेशानी। इसके अलावा पंचम भाव जो है आपका शेयर मार्केट का है, शेयर मार्केट में आपको नुकसान हो सकता है। पंचम भाव जो है लव लाइफ का है, लव लाइफ में आपके अनबन हो सकती है। इसके अलावा पंचम भाव जो है आर्ट्स, कला, कल्चर, सिनेमा, एक्टिंग, लाइजनिंग, ब्रोकरेज, इन सभी क्षेत्रों का है, स्पोर्ट्स का है। तो इन सभी क्षेत्रों में आपको अगले 45 दिन तक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सिंह लगन या सिंह राशि की बात करें तो सिंह लगन, सिंह राशि से चौथे भाव में ग्रहण लगने वाला है, यानी माता के सुख में कमी, माता को कष्ट हो सकता है, जमीन जायदाद संबंधी मामलों में उलझनें बढ़ सकती हैं, पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा। यदि आप राजनेता हैं तो जनता में आपके प्रति आक्रोश या असंतोष पैदा होगा। इसके अलावा सिंह लगन जो है, यह सिंह लगन यूएसए का भी है, अमेरिका का भी सिंह लगन ही है। तो अमेरिका के चौथे भाव में जो ग्रहण योग लगने वाला है, तो जनता में असंतोष व आक्रोश पैदा होगा और जनता में ऑब्वियसली इसके परिणाम स्वरूप जनता में परेशानी पैदा होगी, दिक्कतें पैदा होंगी और अमेरिका के कई सीक्रेट मामले भी उभर के सामने आ सकते हैं। कन्या लगन, कन्या राशि, कन्या लगन, कन्या राशि वालों के लिए तृतीय भाव में यह युति योग बनेगा, ग्रहण योग बनेगा, क्योंकि ग्रहण में सूर्य चंद्र केतु का युति योग बनता है और साथ में बुध भी बैठे हैं। तो कन्या लगन, कन्या राशि से तृतीय भाव में ग्रहण योग बनेगा। तृतीय भाव छोटी मोटी यात्राओं का है, तो यात्राओं में कष्ट पैदा होगा। भाई बंधुओं का है तो भाई बंधुओं से अनबन या भाई बंधुओं को कष्ट आ सकता है। तृतीय भाव र्यूमर्स का भी है, आपके नाम के साथ गलत अफवाहें जुड़ सकती हैं या आपके बारे में गलत अफवाहें फैल सकती हैं। इसके अलावा मीडिया का है, आईटी का है, प्रेस मीडिया का है, आईटी क्षेत्र का है, तो इन क्षेत्रों में भी आपको सफलता या असफलता का सामना करना पड़ सकता है। कन्या राशि पाकिस्तान की राशि है। कन्या राशि लगन, कन्या का जो पाकिस्तान का जो लगन है वो मेष लगन है, लेकिन पाकिस्तान की जो राशि है वो कन्या राशि है और पाकिस्तान की कन्या राशि से तृतीय भाव में यह ग्रहण लगने जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि तृतीय भाव भाई बंधुओं का है, तो पाकिस्तान के जो अलायंस हैं उनसे आपको धोखा मिल सकता है, पाकिस्तान की अलायंस टूट सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान के जो मीडिया है, मीडिया में अफवाहों का बाजार सरगर्म रह सकता है या पाकिस्तान के खिलाफ मीडिया में कई सारी चीजें जो है नेगेटिव जो खबरें हैं वो आ सकती हैं। उसके बाद तुला लगन, तुला राशि की बात करें तो तुला लगन, तुला राशि से धन भाव में यह ग्रहण लगने वाला है। तो जाहिर है धन भाव यानी धन की हानि, बैंक बैलेंस में कमी और कुटुंब में असंतोष या कुटुंब में परेशानी। इसके अलावा द्वितीय भाव वाणी का है, तो आपको वाद विवाद से भी दूर रहना होगा और आपकी आंखों पर भी कष्ट आ सकता है, नेत्र ज्योति पर भी आपकी कष्ट आ सकता है। उसके अलावा तुला राशि जो है ये
चाइना और यूएस की राशि है। यूएसए का लगन सिंह है, लेकिन यूएसए की जो राशि है वो तुला है, और चाइना की राशि भी तुला ही है। तो चाइना और यूएसए के भी धन भाव में ग्रहण योग बनेगा, यानी कि इनकी वित्तीय व्यवस्था चरमरा सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से चाइना और यूएसए को काफी नुकसान हो सकता है। उसके बाद वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन की बात करें तो वृश्चिक राशि और लगन में ही यह ग्रहण योग लगने वाला है। तो सबसे पहले आपके नाम पर बट्टा लग सकता है, मान हानि, धन हानि, पद प्रतिष्ठा की कमी, और इसके अलावा आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। तो वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन वालों के तो राशि में ही ग्रहण लगेगा, तो आपको सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जैसा मैंने बताया, वृश्चिक राशि से सीरिया, ब्राजील, वॉशिंगटन जैसे शहर और क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, और सूरत और दिल्ली और सूरत भी वृश्चिक राशि के अंतर्गत आते हैं। तो इन क्षेत्रों में भी ग्रहण का दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, यानी कि इन क्षेत्रों में भी खास करके जो हेल्थ व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो चरमरा सकती है। धनु राशि धनु लगन वालों के 12वें स्थान में यह योग बनेगा। तो 12वां स्थान ऑब्वियसली खर्चों का है, अत्यधिक रूप से खर्च आपको परेशान करेंगे। 12वां स्थान स्वास्थ्य हानि का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है। 12वां स्थान आपको दंड भी दिला सकता है, बंधन योग पैदा कर सकता है। और इसके अलावा 12वां स्थान विदेशों का है, तो विदेशों से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। इसके बाद मकर राशि मकर लगन की बात करें, मकर राशि मकर लगन से 11वें स्थान में ग्रहण योग लगेगा। अब 11वें स्थान इनकम का है, तो आपकी इनकम पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यानी इनकम कम हो सकती है, आय के साधनों में कमी हो सकती है, किसी निकट मित्र से, बंधु से आपकी अनबन भी हो सकती है, और आपके कार्यों में बाधाएं पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा मकर राशि भारत की प्रभाव राशि है। ऋषि वाराह मिहिर के अनुसार जो मकर राशि है यह भारत की प्रभाव राशि है। पंजाब की भी राशि मकर है। भारत का लग्न वृषभ है, लेकिन भारत की राशि जो है वो मकर राशि है। पंजाब की राशि भी मकर है, और इसके अलावा चाइना का जो लगन है वो भी मकर है। तो इन तीनों से 11वें भाव में जो ग्रहण योग लगेगा, एक तो इन तीनों क्षेत्रों के चाइना, भारत और पंजाब, इनके क्षेत्र, इनकी अर्थव्यवस्था डामाडोल हो सकती है, चरमरा सकती है। और इसके अलावा अलायंस यानी संधि टूट सकती है। इन प्रदेशों की यदि किसी अन्य प्रदेश के साथ संधि है तो वो टूट सकती है। इसके बाद कुंभ लगन की बात करें तो कुंभ लगन कुंभ राशि से 10वें भाव में ग्रहण योग बनेगा, यानी आपकी साख पर बट्टा लग सकता है। नौकरी कारोबार में तरक्की में रुकावट आ सकती है, प्रमोशन में रुकावट आ सकती है, कारोबार में परिवर्तन हो सकता है, कारोबार ठप हो सकता है। आगामी 45 दिनों के लिए कारोबार में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। मीन लगन मीन राशि से 9वें भाव में यह ग्रहण योग लगने वाला है। तो 9वां भाव इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार ठप हो सकता है, बंद हो सकता है, रुकावट आ सकती है। इसके अलावा 9वां भाव फॉरेन सेटलमेंट का है, फॉरेन सेटलमेंट में रुकावट आ सकती है। 9वां भाव हायर एजुकेशन का है, हायर एजुकेशन में रुकावट आ सकती है। 9वां भाव लंबी दूरी की यात्राओं का है, तो यात्रा में रुकावट या यात्रा में कष्ट आ सकता है। और 9वां भाव भाग्य का है, तो भाग्य जो है आपके साथ नहीं होगा। अब उपाय क्या करना है, क्या उपाय किया जाए जिससे कि सभी 12 लग्न राशियों को इस ग्रहण का अशुभ प्रभाव कम हो। पूरी तरह से खत्म तो नहीं होगा, लेकिन कम जरूर होगा। और उसके लिए सबसे सरल उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वो है ग्रहण काल के दौरान, यानी 4 दिसंबर को ग्रहण काल के दौरान या ग्रहण वाले दिन, ग्रहण काल ना भी हो, ग्रहण वाले दिन आप सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के मध्य, यानी 4 दिसंबर को सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के मध्य आप नारियल और साबुत बादाम, कम से कम 1 नारियल और 2 या 4 मुट्ठी साबुत बादाम यानी एलमंड्स विद शेल, बादाम की गिरी नहीं लेनी है, साबुत बादाम लेने हैं।
तो नारियल और साबुत बादाम लेकर के आप किसी भी बहती नदी में जल प्रवाह कर सकते हैं। और यह उपाय यदि आपको ज्यादा दिक्कत परेशानी आ रही है तो इस उपाय को बार बार रिपीट कर सकते हैं। आप चाहे तो इस उपाय को अगले 45 दिनों तक रोजाना भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कितनी सीवियर प्रॉब्लम है। नहीं तो हफ्ते में भी एक बार रिपीट कर सकते हैं या फिर आप इसे एक ही बार कर सकते हैं। तो आपको इस ग्रहण से होने वाले दुष्प्रभाव के फलों में कमी रहेगी और आपको नुकसान कम होगा। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।